हेलो एवरीवन, हम सिविल प्रोसीजर कोड के एमसीक्यूज कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट वीडियो कर लिया था, फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड का पार्ट में हम क्वेश्चन 54 से करते हैं। तो 54 क्वेश्चन कह रहा है, जहां जहां बात शरीरी या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है या निवास करता है या अभिलाव के लिए काम करता है, तो बात कहाँ संचित किया जाएगा। तो ये कह रहा है, कोई केस ऐसा है जो शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति कोई दोष किया गया है, उसके प्रतिकर के लिए कोई केस किया जा रहा है। उसमें जो वादी है वो दूसरी जगह रहता है और जो प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा में रहता है या कहीं कार्य करता है, कोई जॉब वॉब करता है, और दोषी है वो किसी और स्थानीय सीमा के भीतर रहता है, तो केस कहाँ कर सकते हैं। तो ये बताता है हमारा, एक मिनट, हाँ। तो ये क्वेश्चन कहता, आंसर कहता है, वादी के विकल्प उच्च न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में संचित कर सकता है। तो कहाँ पे कर सकता है, तो दोनों जगह से कहीं भी कर सकता है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 55 कहता है, दिल्ली में निवास करने वाला ए कलकत्ता में बी को पीटता है। बी बात संचित कर सकता है, मतलब कोई व्यक्ति है दिल्ली में निवास करने वाला, ए कलकत्ता में बी को पीटता है, तो बी है वो कहाँ केस कर सकता है, तो कलकत्ता या दिल्ली में कहीं भी कर सकता है। अब आ जाते हैं 56 क्वेश्चन कह रहा है, बी को मानहानि करने वाले कथन दिल्ली में निवास करने वाला ए कलकत्ते में प्रकाशित करता है। एक बी की मानहानि करने वाले कथन, बी की मानहानि करने वाले जो कथन है दिल्ली में प्रकाश करने वाला ए कलकत्ते में प्रकाशित करता है। बी का बात संचित कर सकता है, तो कहाँ कर सकता है, तो ए भी कलकत्ता में भी कर सकता है और दिल्ली में भी कर सकता है। 57 कह रहा है, बी द्वारा धारित एक स्थावर संपत्ति, बी है उस व्यक्ति पर एक कोई संपत्ति है जो जोधपुर में स्थित है और उसे हानि पहुंचाने वाला दिल्ली में अभिलाव के लिए स्वयं काम करता है। तो जो हानि पहुंचा रहा है वो दिल्ली में निवास कर रहा है। ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के अभिप्राप्त के लिए बात कहाँ संचित किया जाएगा। तो ये कह रहा, अब वो केस कहाँ आप केस कर सकते हो, कौन सी कोर्ट में कर सकते हो, तो आम, जोधपुर या दिल्ली में से किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं। 58 कहता है, अन्य वाद वहां संचित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करता है या वाद हेतु पैदा होता है। तो ये कह रहा है, कोई केस हम कहाँ कर सकते हैं केस फाइल, तो प्रतिवादी निवास करता है वहां भी कर सकते हैं, या जो वाद हेतुक है वहां पर हम कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन बताता है, तो ये सीपीसी का सेक्शन 20 बताता है। अब देखते हैं हम 59 कह रहा है, ए कलकत्ता में एक व्यापारी है, ए है वो कलकत्ता में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में कारोबार करता है। बी कलकत्ता के अपने अभिकर्ता के द्वारा ए से माल खरीदता है और ईस्ट इंडिया रेल कंपनी को उनका परिधान करने का ए से प्रार्थना करता है। ए तदनुसार माल का परिधान कलकत्ता में करता है। ए माल की कीमत के लिए बी के विरुद्ध वाद कहाँ ला सकता है, तो कहाँ ला सकता है, तो वो कलकत्ते में भी ला सकता है और दिल्ली में भी ला सकता है। तो ये कह रहा है, कलकत्ता में एक व्यापारी है और बी कहाँ रहता है, दिल्ली में, दिल्ली में कार्य करता है। तो बी कलकत्ता के अपने अभिकर्ता द्वारा ए से माल खरीदता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देता है। ए से प्रार्थना करता है कि ए तदनुसार माल का प्रदान कलकत्ता में करता है। ए माल की कीमत के लिए बी के विरुद्ध केस कहाँ फाइल कर सकता है, तो दोनों जगह कर सकता है, कलकत्ता में भी और दिल्ली में भी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कहता है, एस जोधपुर में रहता है और एम दिल्ली में। एम एस है वो जोधपुर में रहता है और एम दिल्ली में। एम 5,000 रुपये एस से जयपुर में उधार लेता है। तो एस वैसे जोधपुर में रहता है और एम दिल्ली में रहता है। अब एम 5,000 रुपये एस से जयपुर में उधार मांग लेता है कि उधार मुझे जरूरत है, आप उधार रुपए दे दो 5,000, तो वो ले लेता है और ऋण के भुगतान के लिए एक वचन पत्र प्रोमिसरी नोट प्रदान करता है जो जयपुर में देय होगा। एम एस के विरुद्ध दिल्ली में से निम्नलिखित में से कहाँ केस संचित कर सकता है, तो वो दिल्ली में भी कर सकता है क्योंकि दिल्ली में एम निवास करता है और एस जोधपुर में निवास
करता है तो जोधपुर में भी कर सकता है। तो कहाँ कहाँ केस कर सकता है? दिल्ली में भी कर सकता है और जयपुर में भी कर सकता है। अब हम देखते हैं 61 क्वेश्चन। 61 कहता है जो बात एक से अधिक न्यायालयों में 61 कहता है क्षेत्रीय अधिकारिता अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियां प्रथम सुलभ अवसर में उठाई जानी चाहिए। यह निष्कर्ष है दीवानी प्रक्रिया संहिता की किस सेक्शन में है? तो ये सेक्शन 21 में है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 21 में है। अब देखते हैं हम 62 क्वेश्चन। 62 कहता है 62 कह रहा है जो बात एक से अधिक न्यायालयों में संचित किए जा सकते हैं उनको आंतरित करने की शक्ति का प्रावधान संहिता की किस धारा में है? तो अगर कोई केस है तो ये कह रहा है जो बात एक से अधिक न्यायालयों में फाइल किए जा सकते हैं, अब उनका ट्रांसफर करने के लिए कौन सा सेक्शन बताता है सीपीसी का? तो वो 22 बताता है। सेक्शन 22 बताता है कि कैसे केस ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 63। 63 बता रहा है वह बात संचित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृत होंगी। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बताती है? तो ये 21 बताती है। 21 कहती है कि आप पहले जो कोई भी आपत्ति है वो प्रथम बार वाले न्यायालय में जहाँ तुमने पहली बार केस किया है वहाँ सारी बातें बताई जाए। जो भी आपकी केस संबंधी आपत्तियां हैं वो पहले जहाँ केस फाइल किया गया है वहाँ उसी कोर्ट में अपनी प्रॉब्लम बताएं। तो ये सेक्शन कहता है 21। 64 में आ जाते हैं। 64 कह रहा है जहाँ अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं वहाँ धारा 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। यह प्रावधान है। तो ये कहाँ है? तो ये सेक्शन 23 के फर्स्ट में दिया गया है। ये कह रहा है जहाँ अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय हैं एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं। ठीक है, कई न्यायालयों में एप्लीकेशन हम केस फाइल कर सकते हैं पर वो एक ही अपील न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो हम केस कहाँ फाइल करेंगे? ये कौन सा सेक्शन बताएगा? तो ये 23 का फर्स्ट बताएगा। अब आगे कहते हैं 65 में जिला न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कह रहा है जिला न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम देखते हैं एक करके। पहला कहता है वह ऐसे किसी विवाद अपील या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित है अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को आंतरिक कर सकेगा जो उसका विचारण करने और उसे निपटाने के लिए सक्षम है। तो ये तो कर सकता है, ये ठीक है। अब सेकंड, वह अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्याहार कर सकता है। ये भी ठीक है। अब सी, ये कह रहा वह उस वाद अपील या अन्य कार्रवाई जो उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय से प्रत्याहित की गई हो या का स्वयं विचार या निपटारा कर सकेगा अथवा ऐसे किसी अन्य न्यायालय को आंतरिक कर सकेगा जो उसके अधीनस्थ हो तथा उसका विचारण या निपटारा करने के लिए सक्षम हो। तो ये भी ठीक है। हमें देखना है नेगेटिव वाला। तो अब डी देखते हैं। वह उस बाद अपील या अन्य कार्रवाई को उसी न्यायालय को पुनः आंतरिक कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहार किया गया था। तो ये गलत है। तो कौन सा? डी ठीक होगा। इस क्वेश्चन का नेगेटिव में पूछ रहा है तो डी आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम 66 क्वेश्चन। 66 कह रहा है संहिता का किस धारा के प्रबंधों के अधीन कोई वाद या कार्रवाई उस न्यायालय से आंतरित की जा सकेगी जिसे उसका विचार करने की अधिकारता नहीं है। तो ये कह रहा है हमारा कौन से सेक्शन में बताता है? तो 24 बताता है। अब आ जाते हैं हम 67। 67 कह रहा है संहिता की धारा 24 के अनुसार किसी वाद या अपील का अंतरण और प्रत्याहार की शक्ति निम्न में से किसे है? तो उच्च न्यायालय को है और जिला न्यायालय को। कौन सी कोर्ट को होती है? तो 24 में बताया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को होती है और हाई कोर्ट को होती है। अब आ जाते हैं हम 68 क्वेश्चन। 68 कह रहा है संहिता की धारा 24 के प्रयोजन के लिए अपर और सहायक न्यायाधीश के न्यायालय निम्न में से किसके अधीनस्थ समझे जाएंगे? तो ये कह रहा है 24 ये कह रहा है कि जो
अपर और सहायक न्यायाधीश हैं वो किसके अधीनस्थ आएंगे, तो वो जिला न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। अब आ जाते हैं आगे। 69 कह रहा है वादों आदि के अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति संहिता की किस धारा में उल्लेखित है, तो ये कह रहा है जो केस हैं, जो सूट हैं, उन्हें ट्रांसफर करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कौन से वाले सेक्शन में बताई गई है, तो सीपीसी के सेक्शन 25 में बताई गई है। अब आ जाते हैं हम आगे। अब कह रहा है संहिता की धारा 25 के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के द्वारा किया जाएगा और उसके अनुस्मरण में एक शपथ पत्र होगा। उक्त कथन है कैसा है, जो 25 में ये कथन दिया है ये कैसा बता रहा है, तो ये सही है कथन। अब आगे कह रहा है 71 संहिता की धारा 25 के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है, तो वह आवेदन को यह आदेश दे सकेगा कि वह उक्त व्यक्ति को जिसके आवेदन का विरोध किया था प्रतिकर के रूप में कितने रुपए दे, प्रतिकर के रूप में तो 2000 रुपए दे। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 में क्या है, 24 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस को ट्रांसफर कर सकता है। अब उसने ट्रांसफर करने के लिए ठीक है उसने देख लिया 24 के अंदर, उसने देखा कि अब कि जो केस ट्रांसफर करने के लिए कहा जा रहा है वो तुच्छ या तंग करने के लिए कहा जा रहा है, आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है, तो न्यायालय क्या करेगा उस पर जिसने आवेदन किया है उसे क्या कर प्रतिकर लगा देगा, और वो प्रतिकर कितने रुपए तक का लगाएगा, 2000 रुपए तक का। अब आ जाते हैं हम 72 कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में अपवादों को संचित करने का उपबंध है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धारा में किस में कहा गया है कि बात संचित करने की बात कौन से वाले सेक्शन में कही गई, वो 26 में। 73 क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक बात पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे, बताया गया है, तो ये कह रहा है प्रत्येक जो वाद पत्र है उसमें जो कथन है वो शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाए, तो ये कौन सा वाला सेक्शन कह रहा है, तो 26 का क्लॉज 2 कहता है। अब कह रहा है 74 वाला क्वेश्चन प्रतिवादियों को सम्मान से संबंधित उपबंध संहिता की किस धारा में दिए गए हैं, जो प्रतिवादी को सम्मान के बारे में कौन सी वाले सेक्शन में कहा गया है, तो 27 में कहा गया है प्रतिवादी को सम्मान के बारे में। अब 75 क्वेश्चन कह रहा है जहाँ कोई वाद समयक रूप से संसिद्ध किया जा चुका है वहाँ उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए प्रतिवादी को कितने दिन के भीतर सम्मन भेजा जाएगा, तो कोई केस फाइल हो गया है, अब जो जिस पे केस फाइल हुआ है उसे कितने दिन के अंदर उत्तर देने के लिए सम्मन भेजा जाएगा, तो वो 30 दिन के अंदर। आगे 70 कहता है जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां सम्मन की तामीर संहिता की किस धारा में उपबंधित के अधीन होगी, कोई प्रतिवादी है वो किसी और स्टेट में निवास कर रहा है तो फिर वो उसको तामील कैसे भेजी जाएगी, ये कौन सा सेक्शन बताता है, तो ये सेक्शन 28 बताता है, सीपीसी का सेक्शन 28। अब आ जाते हैं आगे। 77 कह रहा है साक्षी को सम्मन से संबंधित उपबंध संहिता की किस धारा में जो साक्षी को सम्मन किए जाएंगे वो कौन सा सेक्शन बताता है, तो सीपीसी का सेक्शन 31 बताता है। तो आज हमने कर लिए 77 तक, आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।